नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, किश्तवाड़ में सेना आतंकियों के बीच में मुठभेड़ की खबर निकलकर सामने आ रही है। मुठभेड़ में 8 जवान घायल हो गए हैं, 3 जवानों को एयरलिफ्ट किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुठभेड़ में 8 जवान घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 3 जवानों को एयरलिफ्ट किया गया है। तो घाटी में ऑपरेशन त्रासी लगातार जारी है। तो किश्तवाड़ में सेना और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ की खबर है। मुठभेड़ में 8 जवान घायल हो गए, 3 एयरलिफ्ट किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो किश्तवाड़ में सेना और आतंकियों के बीच में ये मुठभेड़ हुई है और बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में 8 जवान घायल हुए हैं, उनमें से 3 जवानों को एयरलिफ्ट किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किश्तवाड़ में सेना और आतंकियों के बीच में ये मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 8 जवान घायल हुए हैं, 3 को एयरलिफ्ट कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी मुठभेड़ में सेना के 8 जवान घायल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक 3 जवानों को एयरलिफ्ट करके इलाज के लिए उधमपुर आर्मी बेस अस्पताल पहुंचाया गया। घटना किश्तवाड़ के ऊपरी जंगली इलाके सोनार की है। यहाँ सेना की व्हाइट नाइट कोर का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन त्रासी 1 जारी है। इसी दौरान आतंकियों से जवानों की मुठभेड़ हुई, दोनों ओर से फायरिंग की गई। 2 से 3 आतंकियों को जवानों ने घेर लिया था, तभी आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया। अधिकारियों ने कहा है कि ये आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े हो सकते हैं और अधिकारियों के मुताबिक आतंकियों की तलाश अब भी जारी है। इलाके पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। स्नीफर डॉग्स की भी मदद दी गई है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ सर्चिंग में जुटी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन आज है। नितिन नवीन आज अपना नामांकन करेंगे और दोपहर 2 बजे नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व में बिहार सरकार में मंत्री और पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन आज अध्यक्ष के तौर पर नामांकन दाखिल करेंगे। उनके नामांकन को लेकर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है जब बिहार से कोई सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष बनने जा रहा है। मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि 19 जनवरी को नितिन नवीन नामांकन दाखिल करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी में एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया के तहत नितिन नवीन नामांकन दाखिल करेंगे। बिहार के लिए ये पहली बार है जब कोई बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक 45 साल के युवा को चुना है। और यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मिलकर लिया है। इसे बहुत अच्छा फैसला माना जा रहा है और नॉमिनेशन के बाद नितिन नवीन अध्यक्ष के तौर पर पदभार ग्रहण करेंगे, जिससे पूरे देश में एक नया संदेश जाएगा। तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का नेतृत्व एक 45 साल के व्यक्ति के हाथों में होगा। खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए एडवोकेट डॉक्टर अविनाश सिंह, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, सभी को नमस्कार। जय श्री राम। अविनाश जी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए आज नितिन नवीन अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर मिल जाएगा। कैसे देख रहे हैं? ठीक, मेरे लिए बहुत ही पर्सनल गर्व की बात है, क्योंकि नितिन नवीन जहाँ से एमएलए जीतते हैं और जहाँ से पिछले 5 बार से एमएलए इलेक्शन जीत रहे हैं, वो जगह पटना में पाटलिपुत्रा कहलाता है, असेंबली सेगमेंट। पटना में 4 असेंबली सेगमेंट है, एक पटना साहिब है, एक कुमरार है, एक पाटलिपुत्रा है, एक दीघा है। तो मैं तो उनका वोटर रहा हूँ और मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि मेरे एमएलए आज 45 साल के नितिन नवीन, जो कि एक सर्विस के लिए जाने जाते हैं, वो काम के लिए जाने जाते हैं। ये भले ही पिताजी के डेथ के बाद वो पहली बार एमएलए बने थे, बट उसके बाद उन्होंने अपना काम, अपना नियत, अपना ईमानदारी की वजह से, अपनी ईमानदारी की वजह से वो घर घर पहुंचे और बहुत ही ज्यादा प्यार उनके लिए इस कंस्टिट्यूएंसी में है। वो घर के भी इलेक्शन जीत सकते थे, पर वो इतने मेहनती है और उन्होंने इस बार इलेक्शन की शुरुआत मेरे मोहल्ले, मेरे गली, मेरे जो बिल्डिंग है उसके पार्किंग से ही शुरू की थी। काफी लोग इकट्ठा हो रहे थे वहाँ पार्किंग में। तो मेरे लिए बहुत ही पर्सनल गर्व की बात है, ये पहली बात। दूसरी बात, भाजपा ने इस देश में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको एक चैलेंज दिया है। उनको चैलेंज दिया है कि केवल जन जी की बात करने और भड़काने से काम नहीं चलेगा। जन जी को आपको बोलना भी पड़ेगा और उनको नेतृत्व भी देना होगा। तो भाजपा करके दिखा रही है। खास करके पारिवारिक पार्टी, जो लोकल पार्टी जितनी भी है, जिसको हम स्टेट की पार्टी कहते हैं, आप आरजेडी में देख लीजिए, लालू परिवार,
यूपी में देख लीजिए मुलायम परिवार, साउथ में चले जाइए स्टैलिन का परिवार। तो ये जितने भी परिवारवादी पार्टी हैं, महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार, ये जितने भी परिवारवादी पार्टी हैं, ममता का देख लीजिए परिवार, उनके भतीजा है अभिषेक, तो जितने भी परिवारवादी पार्टी है, परिवारवादी पार्टी जो है, जो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, उसको ये देश में संदेश दे रहे हैं प्रधानमंत्री अमित शाह कि 45 साल का एमएलए जो 5 बार का एमएलए है, खुद के दम पे एमएलए बना है, सर्विस की वजह से एमएलए बना है, ईमानदारी की वजह से वो एक लोकप्रिय है, वो आज अध्यक्ष बन रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत बड़ा जेन जी के लिए ये बहुत बड़ा संदेश है, और इससे जो यूथ जो है, भारत जो यूथ का देश कहलाता है, वो जुड़ने की कोशिश करेगा और इसमें फैलाव बढ़ेगा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अविनाश जी संदेश भी यही देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 45 साल के व्यक्ति के हाथों में सबसे बड़ी पार्टी की अध्यक्षता रहने वाली है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी सबसे बड़ी संदेश है जो आपके एडिटोरियल टीम को पिक करना चाहिए कि नितिन नवीन जो है वो कायस्थ समाज से आते हैं। तो बंगाल में 9% कायस्थ है और यूपी में करीबन 7 से 9% कायस्थ है। तो मैं ये भी आपसे कह रहा हूँ कि ये बहुत ही कॉन्शियस पॉलिटिकल डिसीजन है। कायस्थों का वोट को इकट्ठा करने के लिए ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये आपके चैनल से मैं एक्सक्लूसिव ये बात कह रहा हूँ, अपनी बात कह रहा हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, कि यूपी इलेक्शन के पहले भाजपा का अध्यक्ष बदलेगा। नितिन नवीन चाहे अध्यक्ष बन रहे हो 3 साल के लिए, और मेरे समझ से नितिन नवीन भाजपा के अध्यक्ष नहीं रहेंगे 2029 के इलेक्शन के पहले। यूपी इलेक्शन के बाद भाजपा का अध्यक्ष बदलेगा, कोई ना कोई ओबीसी या एससी एसटी भाजपा का अध्यक्ष होगा। भाजपा फॉरवर्ड की राजनीति नहीं करती है, ये इस वक्त की उनकी मजबूरी हो सकती है। नितिन नवीन लॉन्ग टर्म नहीं रहेंगे। चलिए अविनाश जी, आप के आंकलन के अनुसार जो आपने ये बात कही है, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि नितिन नवीन का कार्यकाल कितना बड़ा रहता है, लेकिन फिलहाल इस वक्त अगर बात की जाए तो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और 45 साल के व्यक्ति के हाथों में। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल डिसीजन लेती है, और इस वक्त का पॉलिटिकल डिसीजन जो जेन जी को 45 साल 46 साल के नितिन नवीन, मेहनती ईमानदार नितिन नवीन को मौका देने का मतलब है पार्टी में ये मैसेज देना कि कोई भी आम वर्कर भी प्रेसिडेंट बन सकता है। और 3 साल का प्रेसिडेंट, नॉर्मल जो प्रेसिडेंट होता है वो 3 साल का होता है, अगर 26 से 3 साल जोड़ते हैं तो 29 होता है। तो मेरे समझ से 29 का इलेक्शन जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शन होगा, और कोई और एक नेता शायद नितिन नवीन के साथ जुड़ जाए अध्यक्ष के रूप में, नहीं तो किसी और रूप में। और मेरा ऐसा मानना है कि आज के डेट में डिसीजन बहुत अच्छा है, और आगे अगर ये टिक जाते हैं, रह जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वरना मुझे ऐसा, मेरा मन ऐसा कहता है, पॉलिटिकल डिसीजन मेरे मन का ऐसा कहता है कि 29 के पहले शायद भाजपा कोई ओबीसी अध्यक्ष देना चाहेगी। ठीक है, चलिए अविनाश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो भारतीय जनता पार्टी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर मिलने जा रहा है। दोपहर 2 बजे नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और नितिन नवीन आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो बता दें कि 35 साल के नितिन नवीन के हाथों में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की अब कमान रहने वाली है। अध्यक्षता वो करते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान आज भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे और यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है। उनका भारत दौरा मध्य पूर्व में ईरान अमेरिका संबंधों में भारी तनातनी, यमन को लेकर सऊदी अरब और यूएई के बीच बढ़ता तनाव और गजा में स्थिर राजनीतिक परिदृश्य के बीच हो रहा है। नहायान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत पहुंच रहे हैं और सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा उद्योग, सहयोग और ऊर्जा पहलुओं पर चर्चा होने की संभावना है। यह यूएई के नेता का भारत में शीर्ष पद संभालने के बाद तीसरा आधिकारिक दौरा होगा और पिछले 10 वर्षों में देश का 5वां दौरा होगा। भारत और यूएई के बीच 2022 में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद द्विपक्षीय व्यापार और जनसंपर्क में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह दौरा दोनों देशों के बीच नई संभावनाओं को तलाशने का अवसर प्रदान करेगा। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। आपको बता दें कि शिंदे ने होटल में 29 पार्षदों से मुलाकात की है। मुंबई का मेयर महायुति का ही होगा, ऐसा शिंदे ने कहा है।
तो बीजेपी के बाद शिवसेना दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। तो बीएमसी चुनाव रिजल्ट के 2 दिन बाद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि मुंबई का मेयर महायुति गठबंधन से ही बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के बाद शिवसेना दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। शिंदे ने बांद्रा के होटल ताज लैंड्स एंड में मौजूदा पार्टी के सभी 29 पार्षदों से मुलाकात की। पार्षदों को रिजल्ट आने के बाद ही होटल शिफ्ट कर दिया गया था। तो शिंदे ने कहा कि मुझे चुनाव जीतकर आए नए लोगों को गाइड करना है, वो सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं और बीएमसी सहित महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों का रिजल्ट 16 जनवरी को आया था। मुंबई के 227 वार्डों में बीजेपी ने 89 वार्ड जीते हैं, शिंदे गुट ने 29 वार्ड जीते हैं। तो बहुमत के लिए आंकड़े 114 के लिए बीजेपी को शिंदे गुट के 25 पार्षदों की जरूरत है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए शिवसेना प्रवक्ता राज पुंज जी हमारे साथ जुड़ गए। राज जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। राज जी, बीजेपी के बाद शिवसेना दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और ऐसे में एकनाथ शिंदे का जो बयान सामने आया है कि मेयर महायुति से ही होगा, और उन्होंने जिस तरीके से जो तमाम पार्षद हैं उनसे मुलाकात भी यहाँ पर की है, क्या मायने निकाले जा सकते हैं, कैसे क्या बोलेंगे इस पर? देखिए, मायने तो कुछ भी नहीं निकल रहे क्योंकि हमने महायुति से ही मिलकर इलेक्शन लड़ा। ठीक। तो अब अलग अलग कैसे हम अपने आप को बता सकते हैं? जब एक साथ हमने काम किया, एक साथ हम सब इलेक्शनों में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो फिर कहाँ पे क्वेश्चन, इसका प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन बाकी दूसरा, हाँ जी बताइए। राज जी, जिस तरीके से, क्योंकि जब ये पूरा सिचुएशन इस वक्त देखने को मिल रहा है और उसके बीच एकनाथ शिंदे का ये बयान सामने आना कि जो महायुति से ही मेयर बनने वाला है और तमाम जो चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है, महाराष्ट्र की जो राजनीति है, उसको लेकर कई सवाल यहाँ पर खड़े होने की जो आशंका है वो यहाँ पर बन जाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं कि एक तरफ आप लोगों ने महायुति के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ा है और उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल तो उठते ही हैं सर। बिल्कुल सही बात है, सवाल तो उठते ही हैं और कई बार इन छोटी छोटी चीजों को तोड़ मरोड़ के भी पेश कर दिया जाता है। बिल्कुल। दूसरी तरफ अगर हम उनको, अपने पार्षदों को होटल में रख रहे हैं या उनसे आपस में सब मुलाकात एक दूसरे से कर रहे हैं, उनकी राय जान रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। बाकी दूसरी तरफ ये है कि ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे महायुति में कोई दरार पड़ गई है या महायुति का कुछ हुआ। उन्होंने सिर्फ ये बोला शिंदे साहब ने कि महायुति का ही मेयर होगा, तो यानी कि महायुति से ही होगा, चाहे बीजेपी का हो या कोई भी हो, हमारे बीच में से ही होगा। इसका सीधा तात्पर्य यही है, इसका यही सीधा मतलब है। ठीक, चलिए राज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो शिंदे ने होटल में 29 पार्षदों से मुलाकात की है और आपको बता दें कि मुंबई का मेयर महायुति का ही होगा, ऐसा एकनाथ शिंदे का बयान निकलकर सामने आया है। बीजेपी के बाद शिवसेना दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होगी। शिंदे ने होटल में 29 पार्षदों से मुलाकात भी की और उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही कि मुंबई का अगला मेयर महायुति से ही होगा। उधर सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मामले पर सुनवाई होगी। बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया पर विपक्ष ने सवाल उठाए थे और सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं भी दायर की गई थी। इन याचिकाओं में चुनाव आयोग की शक्तियों, नागरिकता की पहचान और वोट देने के अधिकार से जुड़े सवाल उठाए गए थे। पिछली सुनवाई 13 जनवरी को हुई थी। चुनाव आयोग की ओर से सीनियर वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि एसआईआर के तहत आयोग सिर्फ ये तय करता है कि कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में रहने के योग्य है या नहीं, इससे सिर्फ नागरिकता वेरीफाई की जाती है। उन्होंने साफ किया कि एसआईआर से किसी का डिपोर्टेशन नहीं होता, क्योंकि देश से बाहर निकालने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। द्विवेदी ने संविधान सभा की बहसों और सर्बानंद सोनोवाल केस का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया में नागरिकता की जांच बेहद जरूरी है। तो एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में आज ये सुनवाई होने जा रही है। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ये सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई 13 जनवरी को हुई थी। उधर हरियाणा के सोनीपत में सोमवार सुबह 8:44 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। लोगों ने बताया कि झटके इतने तेज थे कि घरों की दीवारें, खिड़कियां और बिस्तर हिलने लगे, जिससे लोग दहशत में आ गए और घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए।
नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि दिल्ली में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार भूकंप के झटके हल्की से मध्यम तीव्रता के बताए जा रहे हैं, जो रिक्टर स्केल पर अनुमानित 3.0 से 4.0 के बीच दर्ज किए गए। लेकिन सोनीपत और आसपास के इलाके जैसे रोहतक, झज्जर के कुछ हिस्सों में भी भूकंप को महसूस किया गया। स्थानीय लोगों ने इसे हाल के महीनों में आए झटकों से अधिक तेज बताया है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि आज सुबह 8:44 पर उत्तर भारत में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 2.8 मैग्नीट्यूड रही और इसका केंद्र उत्तर दिल्ली में था। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि इससे पहले तिब्बत में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4 मापी गई थी। उधर जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के कारण पारा लगातार माइनस में बना हुआ है। सोनमर्ग घाटी का तापमान -8.9 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर का -4.7 डिग्री सेल्सियस, सोपिया का -6.7 डिग्री सेल्सियस और पहलगाम में -6 डिग्री सेल्सियस रहा। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी में बर्फबारी हुई है। हमीरपुर में तापमान 2.1 डिग्री सेल्सियस, ऊना में 2.7 डिग्री सेल्सियस और मंडी में 3.9 डिग्री सेल्सियस रहा। इधर पंजाब के अमृतसर का तापमान 1.7 डिग्री सेल्सियस रहा। उत्तर के मैदानी राज्यों में पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, चंडीगढ़, हरियाणा, यूपी में सर्दी का असर है। इन इलाकों में घना कोहरा छाया है। पंजाब के हलवारा में सुबह से विजिबिलिटी 0 है। वहीं यूपी में अचानक मौसम बदल गया है। लखनऊ, बाराबंकी समेत कई शहरों में सोमवार सुबह बारिश हुई। अलीगढ़ में ओले गिरे हैं। कश्मीर और लद्दाख में कई जगह तापमान माइनस में दर्ज किया गया। वहीं पंजाब के अमृतसर में तापमान 1.7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर क्षेत्र घने कोहरे की चादर छाई होने के साथ शीतलहर का प्रकोप वहां पर देखने को मिल रहा है। कोहरा छाए रहने से सड़क से लेकर हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। कोहरे के कारण इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुछ फ्लाइट्स लेट हो गई और सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है। कोहरे की वजह से होता हुआ नजर आ रहा है। उधर कोलंबिया की धरती एक बार फिर गोलियों की आवाज से कांप उठी है। जिन इलाकों में कभी हरे भरे जंगलों की शांति हुआ करती थी, वहां बारूद की गंध और खून का सन्नाटा फैल गया है। दक्षिण पश्चिम कोलंबिया के दूरदराज ग्रामीण इलाकों से आई खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है, जहां गुरिल्ला गुटों के बीच हुई भीषण झड़प से कम 27 लड़ाके मारे गए हैं। हालात इतने भयावह रहे हैं कि कुछ घंटों के अंदर पूरा इलाका युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया। कोलंबियाई सेना के मुताबिक ये हिंसक झड़प राजधानी बगोटा से करीब 300 किलोमीटर दूर गुआवियारे डिपार्टमेंट की एल रेटोर्नो नगर पालिका के ग्रामीण क्षेत्र में हुई। यह इलाका कोकीन उत्पादन और तस्करी के लिए जाना जाता है, इसलिए इसे रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है। सेना का कहना है कि यहाँ लंबे समय से अवैध गतिविधियां चल रही हैं और यही वजह है कि अलग अलग सशस्त्र गुट इस पर कब्जा जमाने की कोशिश करते रहते हैं। सुरक्षा अधिकारियों ने साफ किया कि यह झड़प इलाके में वर्चस्व कायम करने की लड़ाई का एक नतीजा है। उधर चिली में कॉन्सेप्सियन के पास पेनको जंगल में भयंकर आग लगी है, जिससे अब तक 18 लोगों की मौत की खबर है और 50,000 से ज़्यादा लोग घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं। आग में जहां कई जानवर मारे जा चुके हैं, वहीं हज़ारों एकड़ वन संपदा का नुकसान भी हुआ है। 20,000 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू भी कर लिया गया है। आग जिस जंगल में भड़की है उसके पास इंदुरा गैस प्लांट भी है, जिससे लीकेज का खतरा भी अब मंडराने लगा है। बायोबियो और नुबल इलाके में जंगल की आग के कारण हालात बेहद खराब हैं। बायोबियो और नुबले में अब तक लगभग 8,500 हेक्टेयर वन संपदा राख हो चुकी है और इसके आसपास रहने वाले करीब 50,000 लोग पलायन कर चुके हैं। बायोबियो क्षेत्र के पेनको शहर के महापौर ने बताया कि तेज़ हवा और भीषण गर्मी के कारण आग और ज़्यादा विकराल होती जा रही है। जहां आग भड़की हुई है वहां तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है, जो दमकल कर्मियों के लिए भी खतरनाक है। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने बायोबियो और नुबले इलाकों में इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। दोनों इलाकों की बात करें तो एक दूसरे से सटे हुए हैं और राजधानी सेंटियागो से करीब 500 किलोमीटर दूर दक्षिण में बसे हैं। वहीं चीन में एक बड़े औद्योगिक शहर से धमाके की गूंज ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। यहाँ इनर मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र के बाओतो शहर में स्थित एक स्टील प्लांट में जोरदार विस्फोट हुआ, जिसके बाद कुछ ही पलों में आसमान धुएं से भर गया। सड़क पर भागते लोग दिखने लगे और चारों ओर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बाओतो शहर के एक बड़े स्टील प्लांट में अचानक से तेज धमाका हुआ। लोगों का कहना है कि विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि आसपास की इमारतों के शीशे तक कांप उठे। कई लोगों ने बताया कि उन्हें पहले तेज आवाज़ सुनाई दी और फिर आग का विशाल गुबार आसमान की ओर उठता दिखाई दिया। विस्फोट के समय प्लांट में रोजमर्रा का काम चल रहा था।
जिससे वहां मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 66 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।